इस धरती पर हम एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारी धरती है। और सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हमें अभी तक इस धरती के अलावा ना तो इस सौरमंडल में कहीं पर जीवन मिला है और ना इस यूनिवर्स के किसी और प्लेनेट पर। और ये सच है कि हम नहीं जानते कि हम कहीं जीवन खोज पाएंगे या नहीं। फिलहाल हमें नहीं पता कि सिर्फ धरती पर ही हमारा जीवन क्यों शुरू हुआ। अरबों साल पहले बड़ी ही रहस्यमय परिस्थितियों में इस धरती पर जीवन ने कदम रखा। अगर जीवाश्मों की बात की जाए तो हमें मिला सबसे पुराना जीवाश्म ये बताता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 अरब साल पहले हुई थी। इसके बाद समय गुजरता गया। जिस लाइफ ने धरती पर जन्म लिया था वो भी इवॉल्व होते होते सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर हो गई और फिर समय के साथ साथ उसकी संरचना कॉम्प्लेक्स होती गई। इसी बीच उस लाइफ ने धरती पर कई पड़ावों को देखा, बदलते युगों और धरती के बदलते स्वरूप को भी। धरती पर रहते हुए उस लाइफ ने सिर्फ यही नहीं देखा, डिस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी सुनामी लहरें, हर तरफ फटते ज्वालामुखी, सूखा, दूर दूर तक दिखाई देती बर्फ की चादर, तबाही और मास एक्सटिंक्शन। जीवन इन सभी पड़ावों से गुजरा। अनेकों स्पीसीज आईं और इन मास एक्सटिंक्शंस में ही लुप्त हो गईं। लेकिन हर बार कुछ स्पीसीज बच जाती जो जीवन की उस गाड़ी को दोबारा से पटरी पर ले आती। लेकिन उन मास एक्सटिंक्शंस की वजह से पृथ्वी पर पैदा हुई अब तक करीब 99% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। हमें खुद को कांग्रेचुलेट करना चाहिए कि हम भी उसी शुरुआती जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन किसी तरह से बचते बचाते हम आज भी जिंदा हैं। हम उन 1% में से हैं जिन्होंने कुदरत की हर आपदा का सामना किया है। और शायद हमें धन्यवाद करना चाहिए चूहे और छिपकली का, जिनके एंसेस्टर्स लास्ट मास एक्सटेंशन में खुद को बचाने में कामयाब रहे और जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। ये मास एक्सटिंक्शंस हमें धरती पर हुई लाइफ की प्रोग्रेस को बताती हैं कि कैसे जीवन ने इस धरती पर खुद को ढालना शुरू किया। इन इवेंट्स ने कुछ प्रजातियों के जीने के रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया तो कुछ के लिए नए रास्ते भी खोल दिए। आज तक हम धरती के इतिहास में सिर्फ 5 मास एक्सटिंक्शंस को ही ट्रैक कर पाए हैं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 5 मास एक्सटिंक्शंस के बारे में जानेंगे। धरती करीब 443 मिलियन साल पहले। धरती पर उस समय ऑर्डोविशियन पीरियड चल रहा था। धरती की सतह पर अभी भी जीवन का कोई निशान नहीं था। पूरी की पूरी लाइफ समुद्रों में ही एग्जिस्ट करती थी। मोलुसिस और इसके अलावा कठोर शेल वाले सिंपल क्रीचर्स जैसे कि ट्रिलोबाइट्स ही समुद्र पर राज कर रहे थे। उसी समय की एक जबड़े वाली मछली का जीवाश्म भी मिला है और इस समय के अंत तक आते आते धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी देखने को मिले। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। उस समय की अगर धरती की बनावट को देखा जाए तो ये वो समय था जब धरती की लगभग सारी सतह धरती के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ हुआ करती थी। एक हाइपोथेसिस के अनुसार समुद्र की लहरें बदलने लगीं, मौसम बदल गए और पूरा दक्षिणी गोलार्ध बर्फ की चादर के नीचे ढक गया। जैसे जैसे बर्फ बढ़ती गई धरती से स्पीसीज मरती गईं। वो वातावरण में आए इस बदलाव को सह न सके और मारे गए। वहीं कुछ प्रजातियां ऐसी भी थीं जिन्होंने उन ठंडी और ड्राई कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये तो इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत ही थी। इस ठंडे वातावरण के अनुसार नई प्रजातियां विकसित हुईं जो इस ठंडे वातावरण में रहने के लिए ही बनी थीं। लेकिन जैसे ही वो अपना वर्चस्व स्थापित करने ही लगी थीं कि वातावरण ने एक बार फिर पलटी मारी और पूरे हेमिस्फीयर में जमा बर्फ देखते ही देखते पिघल गई। जो पहले के सर्वाइवर्स थे वो इस बार मारे गए, कुछ पानी में डूब गए। धरती पर बढ़ती गर्मी कुछ प्रजातियों के लिए इतनी असहनीय थी कि वो भी जल्द ही खत्म हो गए और कुछ इस पूरे प्रकरण को ही नहीं सह पाए। वो एकाएक आते बदलावों को नहीं सह पाए और इस तरह से इस ऑर्डोविशियन एक्सटिंक्शन में
धरती पर उस समय मौजूद करीब 85% समुद्री जीवन खत्म हो गया था। हालांकि उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर एकदम से ठंडा कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी फोर्सेस थीं जिन्होंने इस मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर किया? ये आज भी डिबेट का मुद्दा बना हुआ है। कुछ थियरीज ये कहती हैं कि इसकी शुरुआत रॉक वेदरिंग यानी कि चट्टानों के डिसॉल्व होने, मेटेओर की बरसात या फिर गामा रे बर्स्ट की वजह से हुई होगी। लेकिन इन सब चीजों को प्रूव करने में दिक्कत ये है कि ये सब इवेंट्स आज से करीब 443 मिलियन साल पहले हुए थे। इसके बाद से टेक्टोनिक एक्टिविटी और कॉन्टिनेंट्स के खिसकने की वजह से सारे सबूत मिट चुके हैं। आज जिन समुद्री सतहों को हम देखते हैं वो सिर्फ 50 मिलियन साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन यहाँ से भी अनेकों समुद्री जीव बच पाने में कामयाब रहे और उन्हें फलने फूलने के लिए भविष्य में एक लंबा समय अंतराल मिला। इसके बाद धरती पर आया सेकेंड मास एक्सटिंक्शन द लेट ऑर्डिविशियन पीरियड में करीब 372 से 359 मिलियन साल पहले। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्डोविशियन पीरियड में वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे अपने शुरुआती रूप में आ चुके थे। इसके बाद डिवोनियन पीरियड में उस वनस्पति में विकास होना शुरू हुआ। पेड़ पौधे धरती की सतह पर आ गए, उनमें बीज बनने लगे ताकि वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा सकें। पानी से निकलकर जमीन पर आने की वजह से पेड़ पौधों को पानी स्टोर करने के लिए उनमें इनर वास्कुलर सिस्टम भी डेवलप होने लगा। हालांकि अभी तक इन पेड़ पौधों का किसी जमीनी शाकाहारी जानवर से सामना नहीं हुआ था और यही वजह थी कि उनकी ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही थी। माना जाता है कि इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने उस समय एटमॉस्फेयर में CO2 के लेवल्स को काफी कम कर दिया था, जिससे एक ग्लोबल कूलिंग का इफेक्ट देखने को मिला। डेवोनियन पीरियड में एक्सटिंक्शन की शुरुआत इस पीरियड के अंत समय में हुई। इस पूरे एक्सटिंक्शन इवेंट में 2 मुख्य इवेंट्स थे जिसने धरती पर मौजूद मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इसकी शुरुआत हुई करीब 372 मिलियन साल पहले। धरती पर प्लांट्स और इंसेक्ट्स की ग्रोथ काफी तेजी से हो रही थी, लेकिन जीवन का एक बड़ा भाग अभी भी पानी के नीचे समुद्रों में ही रहता था। लेकिन तभी वातावरण में बदलाव आने लगा और हालात इस कदर खराब हो गए कि समुद्र में रहने वाली करीब 50% आबादी खत्म हो गई। एक्सटिंक्शन के इस पहले इवेंट को काल्वसैर इवेंट कहा जाता है। हालांकि उस समय समुद्र में वर्टिब्रेट्स भी आ चुके थे, यानी कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन इस इवेंट से वर्टिब्रेट्स को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके अलावा समुद्र में जो इनवर्टिब्रेट लाइफ थी वो इस दौरान अपने खात्मे की कगार पर आ चुकी थी और कोरल रीफ तो इस दौरान खत्म ही हो गए थे। लेकिन ये तो इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत थी। ये सब कैसे शुरू हुआ इस पर फिलहाल हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर यहाँ अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार जरूर मौजूद हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय की शुरुआत वातावरण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से शुरू हुई थी। अब ऐसा मानने के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। डेवोनियन पीरियड में सतह पर पेड़ पौधे, फंगस और तरह तरह की वनस्पति का खूब विकास हुआ। उस समय इन्हें खाने वाला फूड चेन में कोई भी नहीं था, तो 30 सेंटीमीटर की हाइट वाले ये पेड़ पौधे 30 मीटर तक जा पहुंचे। इनकी हाइट के बढ़ने से इनमें वैस्कुलर सिस्टम, ज्यादा खाना बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, पानी स्टोर करने के लिए बड़े बड़े तने और रूट सिस्टम का भी इवोल्यूशन हुआ। ये सब धरती के ऑलमोस्ट हर जगह पर फैल चुके थे जहां पर कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल थीं। लेकिन अचानक से इनकी ग्रोथ ने नदियों के पानी में से न्यूट्रिएंट्स को कम कर दिया था, जिससे वहां के जीव यूज्ड टू नहीं थे और वो सफोकेट होकर मरने लगे। साथ ही जो जीव मर रहे थे उनकी डीकम्पोज होती बॉडी भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही थी और इस चीज ने एक ऐसी चेन रिएक्शन की शुरुआत की जिससे लगभग पूरी मरीन लाइफ को गहरा धक्का लगा। इसके अलावा इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान सी लेवल कई बार राइज हुआ, जिसने एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस इवेंट के पीछे जियोलॉजिकल कूलिंग एक मुख्य कारण था। जमीन पर पेड़ पौधों के बढ़ने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एकदम से कम हो गया था, जिस वजह से पूरी पृथ्वी एक आइस एज में आ गई और जो स्पीसीज इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो लुप्त हो गईं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय
हमारी पृथ्वी वॉल्केनिकली काफी ज्यादा एक्टिव थी। किसी बड़े वॉल्केनिक इवेंट की वजह से ये मास एक्सटिंक्शन ट्रिगर हुआ था। इसके अलावा भी इस इवेंट को लेकर अनेकों हाइपोथेसिस मौजूद हैं। किसी का कहना है कि ये एक इम्पैक्ट इवेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ा एस्टेरॉयड टकराया हो जिसकी वजह से परिस्थितियां बदली हों। तो कोई किसी बेहद बड़े सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ओर इशारा करता है। क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक इवेंट्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास इनको सही साबित करता कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। पर इसके बाद इस मास एक्सटिंक्शन की सेकंड वेव आती है, जो कि कालवासेट से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इसे हैंजरबर्ग इवेंट कहा जाता है और इसे एंड डिवोनियन एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद डिवोनियन पीरियड खत्म हो गया था और इसके साथ ही धरती पर मौजूद लगभग सारी प्रजातियां भी। इस दूसरी वेव ने उस समय समुद्र और धरती पर पल रहे जीवों और पेड़ पौधों सबको बुरी तरह से प्रभावित किया था। एंड डिवोनियन इवेंट 359 मिलियन साल पहले हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी हमें ये जानकारी नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। यूरोप में वैज्ञानिकों को 32 मील चौड़ा एक इम्पैक्ट क्रेटर मिला है, जो कि इसी टाइम पीरियड के दौरान बना है, जो ये बताता है कि पॉसिबली उस समय एक बड़ी मीटियोर स्ट्राइक की वजह से ये मास एक्सटिंक्शन ट्रिगर हुआ होगा। वहीं रिसर्चर्स का एक ग्रुप ये भी क्लेम करता है कि ये कोई एक्सटिंक्शन इवेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा पीरियड था जब लगातार जीवन अपनी कुदरती मौत मारा गया और उस समय एवोल्यूशन रेट स्लो होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी में और स्पीसीज नहीं आ पाई, या फिर वो समय नई स्पीसीज के लिए अनुकूल ही नहीं था। ये एक्सटिंक्शन भी गुजर गया। धरती फिर से एक बार बेजान कई लाख सालों तक ऐसे ही पड़ी रही। जो इस महाप्रलय को झेल गए थे, ये उनके ग्रो होने का एकदम सही समय था। धीरे धीरे अनेकों छोटी बड़ी प्रजातियां निकलकर सामने आने लगी, जो इस दौरान बच गई थीं। उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया, पर एवोल्यूशन के लिए इस नई धरती के पास सिर्फ 100 मिलियन साल ही थे। ये समय भी जल्द ही बीत गया और आज से करीब 252 मिलियन साल पहले इस धरती ने सबसे ब्रूटल मास एक्सटिंक्शन को फेस किया। ये वाकई सबसे भयानक था। इसने धरती पर रहने वाली लगभग हर चीज को खत्म कर दिया था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र में रहने वाली करीब 96% प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। करीब 70% जमीन पर रहने वाले प्राणी इस मास एक्सटिंक्शन में मारे गए। उस समय तक धरती पर इंसेक्ट्स की एक बहुत बड़ी आबादी हुआ करती थी, लेकिन इस महाप्रलय के दौरान सबसे ज्यादा प्रजातियां इंसेक्ट्स की ही विलुप्त हुई थी। और यही कारण है कि इस एक्सटिंक्शन इवेंट को एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सतह पर पेड़ पौधे भी गायब हो गए। अनेकों प्रकार के जानवर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिनके फॉसिल्स आज भी हमें धरती के नीचे कुछ इस तरह से मिलते हैं। इस समय धरती का सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया भी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में टूटना शुरू हो चुका था और उस समय जमीन पर एम्फीबियंस, शुरुआती रेप्टाइल्स और जाइंट फ्लाइंग इंसेक्ट्स राज किया करते थे। पर्मियन टेरासिक इवेंट आखिर क्यों हुआ, इसका कारण हम सही तरह से नहीं जान पाए हैं। जो भी स्पीसीज इस इवेंट में मारी गई थी, वो जमीन के इतना नीचे दबी हुई हैं और कॉन्टिनेंट्स के टूटने की वजह से वो इस तरह से बिखर गई हैं कि सही तरह से कुछ भी पता लगा पाना बहुत कठिन है। रिसर्च ये बताती है कि ये इवेंट करीब 1 मिलियन साल तक चला और इस दौरान वैज्ञानिकों को अनेकों ऐसी चीजें मिली, अनेकों ऐसे बदलाव मिले जो एक बड़े स्केल पर स्पीसीज को खत्म कर सकते थे। लेकिन उनमें से भी हम किसी प्रिसाइज एक कॉज तक नहीं पहुंच पाए। धरती के वातावरण में एक बहुत बड़ा कार्बन आइसोटोप शिफ्ट आया था। मॉडर्न चाइना और साइबेरिया के इलाकों में बेहद ज्यादा बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे। कोल बेड्स में भयंकर आग लगने के प्रमाण भी सामने आए। इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रोब्स की आबादी बढ़ने से वातावरण बदल गया और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी अनेकों बदलाव देखने को मिले। माना जाता है कि इनमें से किसी इवेंट या मल्टीपल इवेंट्स ने मिलकर धरती पर जीवन की दशा को ही बदल कर रख दिया था।
इस इवेंट ने धरती पर जीवन को बहुत क्षति पहुंचाई, जिससे रिकवर होने में जीवन को फिर से करोड़ों साल का समय लग गया। लेकिन अंत में धरती फिर से आबाद हो गई। कुछ पुराने और कुछ नए जीव इस धरती पर फिर से अपना जीवन जीने लगे और कुछ यूं ये महाप्रलय भी इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए। लेकिन धरती की परतों में दर्ज ये इतिहास बस यहीं तक सीमित नहीं है। हमारी इस धरती ने 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस को देखा है, जहां पर जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन एवोल्यूशन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद कुछ नई प्रजातियों को आगे आने का मौका मिलता गया और धरती पर जीवन का चक्र चलता गया। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले इस धरती पर चौथा बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ। टेरासिक पीरियड के बाद क्रोकोडाइल्स जैसे बड़े बड़े रेप्टाइल्स, जिन्हें आर्कोसॉरस भी कहा जाता है, वो फूड चेन को डोमिनेट कर रहे थे। ये टेरासिक एक्सटिंक्शन कोई एक इवेंट नहीं था, बल्कि ये 18 मिलियन साल के एक बड़े टाइम स्केल पर हुए कुछ छोटे छोटे इवेंट्स थे, जिनकी वजह से उस समय धरती पर मौजूद लगभग आधी आबादी मारी गई। आर्कोसॉरस के खत्म होने के बाद ही जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। जो इस प्रलय से बच गए वो आगे इवॉल्व होकर डायनासोर बने और कुछ पक्षी के रूप में आसमान में उड़ने लगे। अब जीवन चक्र इस धरती पर 24 घंटे चलने लगा था। कुछ दिन के उजाले में शिकार करते तो कुछ रात को घात लगाकर अपने लिए खाने का इंतजाम करते। इस समय तक धरती पर जीवन एक जटिल प्रक्रिया बन चुकी थी। हालांकि टेरासिक एक्सटिंक्शन होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक पॉसिबल रीजन हो सकता है उस समय धरती पर हो रही वॉल्केनिक एक्टिविटीज। सेंट्रल अमेरिका के कुछ इलाकों में उस समय बाढ़ के कई सबूत देखने को मिले हैं। एक ऐसी बाढ़ जिसने धरती के एक बड़े रीजन को पानी के नीचे पहुंचा दिया था। बड़े बड़े वॉल्केनो इरप्शंस की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में एटमॉस्फेयर में पहुंच चुकी थी, जिसने ग्लोबल क्लाइमेट को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। वॉल्केनिक एक्टिविटीज और इससे ट्रिगर हुआ क्लाइमेट चेंज पूरी तरह से धरती के जीवन के लिए विनाशकारी साबित हुआ। सी लेवल्स चेंज हो गए, समुद्र का खारा पानी एसिडिक हो गया, जिससे बच पाना लगभग इम्पॉसिबल ही था। इसके अलावा कॉस्मिक इम्पैक्ट थ्योरी भी यहाँ पर हमें कई बार सुनने को मिलती है कि पॉसिबल है कि कोई मेटेओर धरती से टकरा गया होगा, जिसकी वजह से ये मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान भी शायद कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हुआ हो और ना ही कोई ऐसी कुदरती आपदा आई हो, और हो सकता है कि डिवोनियन एक्सटिंक्शन की ही तरह इस बार भी धरती पर एवोल्यूशन और लाइफ उतनी तेजी से ग्रो ना हो पाई हो जितनी तेजी से वो नेचुरल डेथ की वजह से जीव मर रहे थे। या फिर ये कहना सही रहेगा कि उनकी मृत्यु दर जन्म से ज्यादा हो गई थी और इस वजह से शायद ये मास एक्सटिंक्शन इतना ज्यादा बड़ा बन गया। लेकिन ये एक्सटिंक्शन इस जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा सेटबैक लेकर नहीं आया, क्योंकि इसके बाद धरती पर अब तक के सबसे बड़े स्थलीय प्राणी राज करने वाले थे। जी हाँ, इस महाप्रलय के बाद जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स ने धरती पर अपना राज कायम कर लिया। पानी में कुछ सबसे विशालकाय जीवों का राज था। आसमान में फूड चेन में टॉप पर आने वाले परिंदे मौत बनकर मंडरा रहे थे और जीवन पर आतंक पसरा हुआ था। ये है द जुरासिक पीरियड, जिसे अधिकतर हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस दुनिया का अंत भी तो होना ही था। डायनासोर्स की अलग अलग प्रजातियों ने अपने समय में इस धरती पर करीब 50 से 100 मिलियन सालों तक राज किया। लेकिन जब इस सत्ता का अंत नजदीक आया तब एवोल्यूशन अपने चरम पर था। धरती के इस युग को क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है और इस एक्सटिंक्शन को क्रिटेशियस टर्शियरी मास एक्सटिंक्शन या KT मास एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है। इस समय तक धरती पर जीवन और डाइवर्सिटी ने पूरी तरह से धरती को एक नया स्वरूप दे दिया था। लेकिन यहाँ पर दूसरे एक्सटिंक्शन इवेंट से बिल्कुल अलग हमें ये प्रिसाइजली पता है कि ये एक्सटिंक्शन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ।
आज से करीब 65 मिलियन साल पहले 10 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड धरती से आकर टकरा जाता है। एक सुनहरा और शांत दिन अचानक आग की लपटों, आसमान से बरसते शोलों और जमीन पर पड़ी लाशों से अट गया। उस एक दिन में करीब 80% डायनासोर काल के ग्रास का शिकार हो गए। बाकी और प्रजातियां भी धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। एस्टिमेट्स हैं कि उस मास एक्सटिंक्शन की वजह से धरती पर रहने वाली करीब 75% आबादी खत्म हो गई थी। इस मास एक्सटिंक्शन के सबूत आज भी मेक्सिको के पास मौजूद चिकशलूब क्रेटर के पास मौजूद हैं। कुछ स्पीसीज इस इवेंट के बाद आई क्लाइमेट चेंज की वजह से विलुप्त हो गईं। इस इम्पैक्ट के बाद धरती पर चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। जहरीली गैसें हवा में घुल चुकी थीं। सुनामी ने समुद्री जीवन को खत्म कर दिया था। लेकिन इस महाप्रलय का सबसे बड़ा नुकसान जमीन पर रहने वाले जीवों को हुआ। आसमान में धूल और मिट्टी आने वाले कई 100 सालों तक उड़ती रही। सूरज की धूप न आने की वजह से धरती पर एक आइस एज भी आई। लेकिन जो जीव छोटे थे, जो ठंड को सह पाए, कम खाना और कम ऑक्सीजन में जो जीना सीख गए, सिर्फ उन्हीं की पीढ़ियों ने इस धरती पर उगता हुआ सूरज देखा और धरती पर फिर से जिंदगी और मौत का खेल खेलती प्रजातियां उमड़ पड़ी और एवोल्यूशन ने अपना काम भी बखूबी अंजाम दिया। वो प्राणी जो कभी अपनी जान बचाने के लिए बिलों में छिपे पड़े थे, उनमें से ही कुछ आज धरती पर राज कर रहे हैं और ये वीडियो देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कुछ के माथों पर शिकन है। आखिर जीवन का ये सफर वाकई उथल पुथल भरा था। वाकई हम कर्जदार हैं अपने पूर्वजों के। लेकिन इस बार जीवन का ये सफर कितने समय तक चलेगा? आखिर छठा मास एक्सटिंक्शन कब होगा? खैर, ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर दें। जल्द ही मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।